Hello everyone, welcome to the Hindu analysis. Okay, the today's topic is the problem with India's free trade agreement strategy. इंडिया के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ हैं, उनके साथ वो जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हम रिजल्ट को डिलीवर कर पा रहे हैं, ये आर्टिकल उसी पे बेस्ड है एंड दिस इज हिंदू आर्टिकल. ओके, सो लेट्स सी प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है. इंडिया ने साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके. ओके, यूके अभी अंडर निगोशिएशन हमारा चल रहा है. ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का? हमें अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है. ओके, एंड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है. जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट हम बाहर की कंट्रीज को देंगे, ओके, वो सारा हमें अट्रैक्ट करना है. हमें इम्प्रूव ग्लोबल वैल्यू चेन में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाना है. देखो, ग्लोबल वैल्यू चेन में क्या होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट किसी भी एक कंट्री में अगर बन रहा है, ओके, तो उसमें से उससे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए, तो वो हम किसी और कंट्री से, जैसे मान लो एक फोन बना रहे हैं तो चिप हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, स्क्रीन हम किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड फाइनली हम उसको असेंबल एंड पैकेजिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री में, एंड देन हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या है कि ग्लोबल वैल्यू चेन जितनी भी जो अदर फेसेस हैं उस फोन को बनाने के लिए, वो हमने बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया. ओके, तो उस चेन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ओके, हमें अपना जो अदर फेसेस है ना उसमें भी हमें अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा. सपोज सिर्फ हमें एक असेंबली एंड पैकेजिंग तक नहीं लिमिट होना होगा. अगर हमें अपना ग्लोबल वैल्यू चेन में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो हमें कायदे से अपना, जैसे हम जो भी हम चिप बना रहे हैं उसमें भी हमें ज्यादा से ज्यादा चिप हमें अपनी कंट्री में बनानी चाहिए. ओके, जो कि अभी नहीं है ऐसा. ओके, लेकिन होगा इन फ्यूचर. अभी जैसे सेमीकंडक्टर कंडक्टर की पॉलिसी आ रही है, गवर्नमेंट ने अभी जो रिलीज की थी लास्ट कुछ सालों में. ओके, तो उसमें था कि हम मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देंगे, चिप की फॉर्मेशन में. तो इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देने से हम इम्प्रूव करते हैं अपनी ग्लोबल वैल्यू चेन की पार्टिसिपेशन को. ओके, सो द प्रीलिम्स फैक्ट क्या है इसमें? प्रीलिम फैक्ट में हम जानेंगे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो होता है कंट्री के बीच में. ओके, और यहाँ पे क्यों करते हैं ये? ताकि हम रिड्यूस या एलिमिनेट कर सकें टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर को. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये नहीं होता कि आप किसी कंट्री में कोई भी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो तो वो फ्री में हो रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या होगा कि जो भी कंट्री में आप कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके, तो वहां पे जो बैरियर्स हैं, जैसे कि ट्रेड बैरियर्स होते हैं, कुछ टैरिफ्स होते हैं, ओके, वो सारे एलिमिनेट करना या उनको रिड्यूस कर देना. जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं आशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. ओके, इंडिया एंड जापान के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है. ऐसे ही हमारा साउथ कोरिया के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, और इंडिया यूएई के साथ भी. सो इस तरीके से और कंट्रीज के साथ भी है, आप देख लीजिएगा. जो मेजर फाइंडिंग है इस आर्टिकल की वो हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि आसियान, जैसे कि आसियान कंट्रीज है. ओके, दीज आर आसियान कंट्रीज. अभी जो ईस्ट समर है वो करंटली ऐड हुआ है, पहले 10 थी अब 11 हो चुकी है. आसियान कंट्रीज में क्या हुआ है? अकॉर्डिंग टू डेटा, इम्पोर्ट शेयर हमारा डिक्लाइन हुआ है, एंड दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग. ओके, क्योंकि 3.42% से हमारा 1.71% हमारा इम्पोर्ट शेयर डिक्लाइन हुआ है. अब हम, पहले हम 3.42% हमारा था जो भी हम इंपोर्ट करते थे, अब हमारा 1.71% रह गया है. तो हमारा यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट अच्छे उसमें नोट पे चल रहा है. ओके, जो कि पहले 2012 में 10.4 बिलियन था, अब 51.2 बिलियन 2025 में रह गया है. इतना सारा इंफॉर्मेशन याद नहीं होता, आपको बस इतना पता होना चाहिए आसियान कंट्रीज के साथ जो भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में थे, वो हमारे अभी ट्रेड डेफिसिट नहीं है. हमारा इंपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है और एक्सपोर्ट हमारा अच्छा हुआ है. फिर इसी आसियान कंट्रीज में हमारा जो सिंगापुर है ना, ये वाला, ओके, तो इनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस हुआ है. ट्रेड सरप्लस से ट्रेड डेफिसिट हुआ है. ट्रेड सरप्लस, पहले हमारा एक्सपोर्ट अच्छा था इनके साथ. ओके, हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे इस कंट्री में, बट अभी कुछ टाइम से यहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं.
ओके, तो हम ट्रेड डेफिसिट में चले जा चुके हैं इस कंट्री के साथ। जापान के साथ क्या हुआ है, एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन हुआ है एंड उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो होता है इंक्रीज हुआ है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट को कम कर देते हैं और इंपोर्ट बढ़ा देते हैं। किसी भी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट तभी होता है जब वहां पे इंपोर्ट, जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम है। ओके, साउथ कोरिया में क्या है, एक्सपोर्ट ग्रोथ रिमेन वीक। जो हमारा एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ का ग्राफ था वो अभी वीक ही चल रहा है। ओके, एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज फास्टर देन इंपोर्ट इंक्रीज फास्टर देन एक्सपोर्ट, और जो हमारा इंपोर्ट है वो फास्टर इंक्रीज हो रहा है एक्सपोर्ट से। ओके, now the key observation of this article is India is importing more from the FTA partner than। अब होना क्या चाहिए, देखो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, हम क्यों कर रहे हैं, हम इतनी निगोशिएशन की, आप देखते होंगे हमारे जो पीएम है वो अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं ओके वो भी अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, कुछ निगोशिएशंस हो रहे हैं। ओके, ट्रेड लेवल पे भी निगोशिएशंस होते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे भी होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। तो इस तरीके के जो निगोशिएशंस होते हैं ओके, जो कि हमारी कंट्री को बेनिफिट दे सके, तो एफटीए वन ऑफ दैट नेगोशिएशन है जहाँ पे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे इतने सारे एफटीए पार्टनर्स होने के बाद भी हम इंपोर्ट हो रहे हैं, हम उसका फायदा ही नहीं ले रहे कि हमें उसमें इतनी बेनिफिट्स मिले हैं कि टैरिफ रिड्यूस हैं, ट्रेड बैरियर्स उसमें एलिमिनेट कर दिए हैं। ओके, और फिर भी हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं और हम इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। सो अगर हम प्रीलिम्स में पॉइंट, प्रीलिम्स के हिसाब से कोई फैक्ट देखें तो ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम रहता है। ओके, तो व्हाई आर एफटीए नॉट डिलीवरिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब रीजन क्या है, हम जब हम एफटीए किसी के साथ साइन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं अभी तक रिजल्ट डिलीवर कर पाए हैं, क्यों 2012, क्योंकि आई थिंक ये आर्टिकल इसलिए भी है क्योंकि 2012 में यहाँ पे मोदी सरकार आई थी एंड जो पीएम मोदी गवर्नमेंट थी उन्होंने काफी प्रोमिस किए थे और इस तरीके से देखा गया था कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन पे हमारा जो एक नेगोशिएशन चलते हैं, हमारे जो एग्रीमेंट चलते हैं वो बहुत इंक्रीज हुए हैं एंड हुए हैं, ये चीजें तो इंक्रीज की हैं, तब भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला। उसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि हमारी जो वीक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है, हम क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। सपोज हम चाइना में क्या है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन पे चल रहा है, जो सारी फैक्ट्रीज हैं जो है वो इतने अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट देती हैं, क्वालिटी भी अच्छी है एंड बहुत जल्दी जल्दी वो स्पीड में सारी की सारी चीजें मतलब करते हैं। ओके, ऑटोमेशन पे उनकी जो मशीन है वो उस पे चलती हैं। हमारे पास नहीं है इतना क्योंकि हमारी जो मशीन्स हैं वो उस लेवल की नहीं है। ठीक है, अब कोई कंट्री है वो ये देखेगी कि यार ये लोग क्वालिटी भी दे रहे हैं और कॉस्ट भी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा, क्योंकि इनके पास अच्छी मशीनें हैं तो इन्होंने बहुत सारा, बहुत अमाउंट में उन्होंने उस चीज को प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कोई चीज बल्क में प्रोड्यूस होती है तो उसकी क्वालिटी भी थोड़ा डिक्रीज कर हो जाती है। एंड बाहर की कंट्रीज में सेम चीज चाइना कम कॉस्ट में दे रही है एंड क्वालिटी भी ठीक ठाक दे रही है, और इंडिया में अगर वही सेम चीज की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो एंड कॉस्ट भी ज्यादा हो तो कोई क्यों हमारी चीजें लेगा। ओके, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, कॉम्पिटिटिवनेस, हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है अपने मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में। मैन्युफैक्चरिंग तो वैसे भी हमारे जो अदर सेक्टर्स हैं उनसे कम ही है। ठीक है, लेकिन स्टिल वो इतना कम है कि हम लोग इतने एग्रीमेंट होने के बाद भी हम लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। यहाँ पे दूसरी चीज है हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। ओके, आप देखना इंडिया में क्या है ना कि जो हमारा जीडीपी का 13 to 14% है ना मैन्युफैक्चरिंग में, वो हमारा ना 13 to 14% हमारा हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है। ओके, तो सोच लो कितना कॉस्टली है। और जो अदर कंट्रीज हैं उसमें 8% है। ओके, जैसे कि वियतनाम देख लो, वहां पे भी लो है। अदर कंट्री जो भी अच्छा एक्सपोर्ट कंट्री मानी जाती हैं, चाइना वगैरह, उनमें ना जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम है। ओके,
तो ये एक वन ऑफ रीजन है कि मान लो अगर हम कुछ बना भी रहे हैं तो हम इस वाले एरिया में हम इतना फंस जाते हैं कि हम वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे ही नहीं पाते। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक। होता क्या है कि जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी, ठीक है, अभी थोड़ा इम्प्रूव हुई है, ओके, लेकिन अभी भी हम बहुत पुराने बहुत पिछड़े हुए एरिया देखिए जहाँ पे अगर कोई चीज ऐसी है जो ग्लोबल लेवल पे जा सकती है लेकिन वो उतना कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, किसी भी चीज की, वो इनेक्ट और है भी तो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ना वो एक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अंडरमाइन कर लेती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस तरीके की जो रीजंस हैं वो बहुत अंडरमाइन कर लेते हैं। ओके, लिमिटेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ऑफ कोर्स ये जैसे ये पॉइंट इससे काफी इस पॉइंट से काफी रिलेटेड है, क्योंकि लिमिटेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में क्या है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड नहीं है, मशीन्स इतनी अपग्रेड नहीं है, ओके, ऑटोमेशंस जैसे चाइना में चल रही है मशीन है, ओके, वो चीज उतनी अपग्रेड नहीं है। इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, करते भी हैं तो क्वालिटी कोई बहुत खास होती नहीं है, ठीक है। और बहुत ज्यादा जो उन्होंने जो बहुत कॉमन बैरियर्स हैं जैसे कि क्वालिटी का या किसी चीज का, हम उसमें भी फंस जाते हैं, हम उसमें भी बाहर हो जाते हैं, ओके। तो इस तरीके के जब रीजंस होते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे नहीं पाते। लो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी चीज में, जैसे मान लो हमने एक फोन हमारी कंट्री ने बनाया, ओके, तो उसमें जो उसकी डिजाइन था वो हमने यूएसए से ली, इंपोर्ट करी, उसका जो चिप था वो हमने ताइवान से की, ठीक है, उसमें जो स्क्रीन थी वो हमने जापान से की। तो हमने खुद ने क्या किया, हमने खुद ने सिर्फ असेंबली की, पैकेजिंग की, एंड देन उसका जो भी हमें प्रॉफिट हुआ बस उतना जोड़ के हमने सोचा कि हमारा, मान लो हमें उसका प्रॉफिट 7,000 रुपये हो रहा है, ओके, और ये सब कुछ हटा वटा के फाइनल प्रॉफिट हमें 7,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे चाइना है, वो अपनी चिप भी बना रही है, वो अपनी स्क्रीन्स भी बना रही है, वो अपनी पैकेजिंग असेंबली भी कर रही है, और फिर वो बेच दे रही है। और अपनी सारी चीजों में उसको जब ये कर रहा है तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, वहां के लोगों को काम भी मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहां की जो चीजें बन रही है वो उनका प्रॉफिट उन्हीं को जा रहा है, और ठीक है, और वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है ग्लोबल वैल्यू चेन पे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो डिपेंड नहीं है, ओके। तो और बहुत जगह वो सारी कंट्रीज वाले उनकी चीजें ले भी रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, और हमारे कंट्री का डोमेस्टिक लो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है, ओके। दिस इज ग्लोबल वैल्यू चेन कंसर्न, ओके, वन ऑफ रीजन। वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जो ये फेस है, जैसे कि ये डिजाइन इन यूएसए हो रहा है, चिप्स फ्रॉम ताइवान, जो चाइना है, जो चिप्स है वो ताइवान में बन रही है, असेंबली वियतनाम में हो रही है, ओके, एंड सोल्ड वर्ल्ड वाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन है। अब ग्लोबल वैल्यू चेन में क्या हो रहा है कि ये जो पूरा पार्ट है ये ग्लोबल वैल्यू चेन को हम मान लेते हैं। अब इसमें हमारा पार्टिसिपेशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये, ओके, ये तो हमारा अभी इतना है नहीं स्ट्रॉन्ग, ओके, ये हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारा क्या है, ये पार्टिसिपेशन है ग्लोबल वैल्यू चेन में फिलहाल, ओके। तो अगर हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में अपने आप को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फेज में भी जाना पड़ेगा, इस फेज में भी जाना पड़ेगा, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम किसी भी चीज में मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो फुली मेड इन इंडिया नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि अभी वो उसमें बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट हो रही है। जिस दिन हमारा हम एक्चुअली उस मेड इन इंडिया की जो भी हमारा है, हम उसको उस दिन अच्छे से स्ट्रेंथन कर पाएंगे जिस दिन हम ये वाला फेस और ये वाले फेस पे भी हम काम कर पाएंगे। ये खाली एक मोबाइल की बात नहीं हो रही है, ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी प्रोडक्ट किसी भी चीज के लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ओके। आर्टिकल का जो असेसमेंट है, एफटीआई अलोन कैन नॉट इम्प्रूव एक्सपोर्ट, इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन। अब यहाँ पे क्या है कि
इंडिया को क्या स्ट्रेंथन करना है, क्या मजबूत करना है अपना, ताकि हम अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है उसका पूरी तरीके से फायदा उठा सकें। हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपनी इंडस्ट्री पॉलिसीज को अपग्रेड करना है, जो भी आज के डेट के हिसाब से या टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें उसको अपग्रेड करना है। ऑब्वियस सी बात है, हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी करना है, सप्लाई चेन डेवलपमेंट करनी है। ओके, जितने से ज़्यादा अच्छे से सप्लाई चेन हो, जितनी अच्छी स्ट्रेंथन सप्लाई चेन होगी, उतनी ज़्यादा हमारी हम एफटीए का भरपूर फायदा उठा सकेंगे। स्किल डेवलपमेंट करनी है ऑफ कोर्स। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मोटिवेट करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, उतना ज्यादा हम ग्लोबली चीजों को सप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन होगा, एंड इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी उतनी ही कम होगी। And now way forward, improve productivity, promote value added export. Okay, जो जहाँ पे हमें प्रमोट करना है कि जहाँ पे इंडिया का जो सारी चीजें वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट हमारा हो। ओके, ना कि हमारा ऐसा कि कोई चीज हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर लास्ट में पैकेजिंग करके भेज दे रहे हैं। सपोर्ट एमएसएमई, वैसी बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है। इन्वेस्ट इन इनोवेशन, स्ट्रेंथन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, मजबूत करना पड़ेगा। निगोशिएट करने बैलेंस एफटीए, बैलेंस एफटीज होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से नहीं कि कोई चीज में हमें माफ कर दे रहे हैं और कोई चीज में हमें बहुत ज्यादा हार्शली वो बहुत रूल्स लगा रहे हैं और फिर उसको एक एफटीए का नाम दे दे रहे हैं और फिर हम उस कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की चीजें नहीं, हमें एक बैलेंस एफटीए चाहिए जो हमारे भी फेवर में हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ स्कीम्स लाई थी, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाए थे। ओके, जैसे कि प्रोटेक्शन लिंक इंसेंटिव। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कुछ प्रोडक्ट है, आई थिंक 10-11 कुछ प्रोडक्ट हैं इसमें लिस्ट में, जिसमें कि आपको जब उसकी प्रोटेक्शन होगी तो उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा। पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड मेक इन इंडिया पॉलिसी, दीज आर द इनिशिएटिव जो कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बेनिफिट देगी अगर हम इन पे काम करें तो, और इनको स्ट्रेंथन करें। द वे है stronger domestic capabilities, plus strategic reform, sustainable export growth। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियंस एफटीए पार्टनर, आपको ये अटेम्प्ट करना है। वैसे आंसर है सी 1 2 3 4, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव। एंड यहाँ पे मीन्स का क्वेश्चन है जो कि आप अपने टाइम पे इसको सॉल्व करिएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलोन कैन नॉट गारंटी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, क्रिटिकली एग्जामिन इंडिया एफटीए स्ट्रेटेजी। ओके, so thank you so much. Follow for more.